इससे पहले हमने टाइम स्केलिंग स्टडी किया था। टाइम स्केलिंग का था जब भी फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस इनपुट सिग्नल इज़ वेरी लार्ज, तो उसके लिए हमने उसको स्केल करा था कि उसे हम टाइम स्केलिंग के थ्रू उसकी फ्रीक्वेंसी हम कर ले रहे थे, टाइम कम कर ले रहे थे। उसके लिए हमने जंक्शन लिया था टाउ इक्वल टू टाउ अपॉन एन, एंड देन एन की वैल्यू आप पुट करते हैं। इस तरह से आप टाइम स्केलिंग करते हैं। अब आपका है एम्पलीट्यूड स्केलिंग। दिस मीन्स इन ऑर्डर टू एश्योर द हाईएस्ट पॉसिबल प्रिसिजन ऑफ analog computer solution, the maximum allowable voltage range of all the op amp in the set as must be used. This is this will minimize the inaccuracy due to noise, drift, other disturbance. It is also important not to exceed the maximum allowable range of the computing module. तो यहाँ पे ये देखिएगा कि हम लोग जो यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है जो भी हम लोग इसकी एनालॉग कंप्यूटर में आपके ओपैम्प हैं, उनकी जो लिमिट है वो एक मैक्सिमम अलाउबल वोल्टेज की रेंज से ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज ये प्रॉब्लम करेगी। आपको पता है जैसे जैसे आपकी वोल्टेज रेंज आपकी ज़्यादा बढ़ती है तो यहाँ पे इनएक्यूरेसी भी बढ़ती रहती है ड्यू टू दिस नॉइज़ एंड ड्रिफ्ट और अदर डिस्टर्बेंस जो आपके ओपैम्प के आपके एनालॉग कंप्यूटर के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे हम ये करते हैं कि इससे हमारे दो पर्पस सॉल्व होते हैं बाय सर्व दिस एम्पलीट्यूड स्केलिंग। दिस मीन्स द इक्वेशन ऑफ फिजिकल सिस्टम बिफोर they are instrumented on an analog computer. The method for this amplitude scaling is first method is known as the normalized variable. It is the normalized variable technique. बहुत सारी टेक्निक हैं, ये सबसे सिंपल टेक्निक है, ये हम लोग यहाँ पे देखें। Normalized means suppose we take an example when yt equal to हमारा ये सिग्नल है जिससे हमने अप्लाई करना है। दिस विल बी 2t माइनस पाई बाई 3 दिस वन। आप इसे अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पे हम टाइम को स्केल कर रहे थे, टाइम लिमिट हमारी एक्सीड नहीं करनी चाहिए थी। अब यहाँ पे देख रहे हैं इसका जो वोल्टेज एम्पलीट्यूड है वो इतना है। अब इस इक्वेशन को थोड़ा और सॉल्व करें। इफ़ यू टेक दिस डी वाई अपॉन डी टी, तो ये आपका कितना हो गया? दिस विल बी अ 50, सॉरी नॉट अ साइन, इट्स अ कॉस 2t माइनस प्लस पाई बाई 3 कुछ भी लीजिए, एंड डी टू वाई अपॉन डी टी टू इज दिस वन इज 100 विथ माइनस साइन 2t प्लस पाई बाई 3 दिस वन। और ये क्या है? अगर मैं इसको करूँ दिस विल बी माइनस 4 इंटू 25 वाई, ये देख रहे हैं आप, एंड साइन दिस वन, तो आप इसको लिख सकते हैं माइनस 4y। तो इक्वेशन आपकी हो गई d2y अपॉन dt2 प्लस 4y इक्वल टू 0। तो ये आपकी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसे हम यहाँ पे अपने एनालॉग कंप्यूटर पे इस पर अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए हमें इसकी इनिशियल कंडीशन चाहिए। वी हैव द इनिशियल कंडीशन, यहाँ से आप निकालिए इनिशियल कंडीशन। दिस मीन्स व्हेन t इक्वल टू 0, दिस मीन्स y0 इक्वल टू, आप यहाँ से देख रहे हैं दिस विल बी 25, दिस इज साइन 0, दिस इज पाई बाई 3, तो ये करीब आपका 21.65 के आसपास आता है। एंड dy बाई dt, जिसको मैं डी डॉट से देख रही हूँ, दिस इज dy अपॉन dt, तो इसकी वैल्यू आ जाती है दिस विल बी फ्रॉम दिस वन 50 कॉस पाई बाई 3, तो इसकी वैल्यू आती है 25, है ना। साइन कॉस पाई बाई 3 इज 1/2, है ना। इफ़ वी वांट टू साइमुलेट दिस इक्वेशन 1 हम लेंगे यूजिंग द बूट ट्रैप प्रोसीजर। तो हम इसे कैसे, यहाँ पे एक्चुअली आप क्या अप्लाई करेंगे, आप एक इंटीग्रेटर लेंगे यहाँ पे, है ना, एंड ओपैम्प इंटीग्रेटर लेंगे और साथ में आप मल्टीप्लायर लेंगे।
तो यहाँ पे अगर मैं इसको अप्लाई करूँ तो ये आप देखिएगा, ये डबल साइन जो आपका आता है, दिस वन इज इंट्रीगेटर। जैसे कि आई थिंक टाइम स्केलिंग में आपको बताया था, ये वन मीन्स इसके गेन को हम लोग दिखा रहे हैं, यानी मल्टीप्लाई उतने गेन से होगा। तो यहाँ पे हम लोग 2 इंट्रीगेटर ले रहे हैं, देखिएगा। अभी इसको हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका ये है y डबल डॉट इज d2y अपॉन dt2 एंड तो ये इंट्रीगेट होगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको इन्वर्टिंग जो भी आपका इंट्रीगेटर है, इन्वर्टिंग इंट्रीगेटर आपका होता है। तो यहाँ पे इंट्रीगेटर आपको क्या मिल गया, दिस वन इज y डॉट, उसने इसको इंट्रीगेट कर दिया। तो साथ में हमारी इसकी इनिशियल कंडीशन आपकी लगेंगी। यहाँ पे जब हम लोग ले रहे थे, एक बार इसको ये भी देख लीजिएगा, इनिशियल कंडीशन अभी हमारी निकल के आई थी, दिस इज y0 इक्वल टू 21.65 एंड y डॉट 0 इक्वल टू 25। तो यहाँ पे हमारी इसकी इनिशियल कंडीशन अप्लाई होगी, तो ये होगी आपकी 25 यूनिट, ये देख रहे हैं आप, हैं इनिशियल कंडीशन अप्लाई की। अब यहाँ पे अब ये देखिएगा, यहाँ से ये सीधे इंट्रीगेट होगा तो विथ साइन माइनस, तो ये आ गया आपका y, है ना, ये आपका y आ गया। लेकिन y हमारा कितना है, 0.4 दिस वन। तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे किससे, हम यहाँ पे देखिएगा ये स्केलर हम छोटा रखते हैं, तो मैं इसको 0.4 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, और यहाँ पे हम एक स्केल चेंजर या मल्टीप्लायर आप यहाँ पे ले रहे हैं, और इसका गेन है 10। तो ये मल्टीप्लाई हो गया 0.4 इससे, तो ये यहाँ पे आपको कितना आ गया, इट विल बी -4y, समझ रहे हैं, है ना, मल्टीप्लाई हो गया। और ये तो यही रहा, बट ये स्केल चेंजर है, इसने इसका स्केल भी चेंज कर दिया। और यहाँ पे इसकी इनिशियल जो हमारी कंडीशन थी वो अप्लाई हुई, तो ये कितना आ गया, एट दिस पॉइंट दिस विल बी 21.65। और ये अप्लाई होगा कहाँ, ये देख रहे हैं, ये इक्वेशन पूरी है, क्योंकि dy2 इक्वल टू माइनस दिस वन। तो ये आपका ये देख रहे हैं, आपकी इक्वेशन कुछ इस तरह से होगी, इस तरह से आपका सिमुलेशन आपको इस तरह से दिखाई देगा। बट दिस डिसीजन, दिस सिमुलेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सम फैक्टर्स। नंबर 1 फैक्टर यहाँ पे हम ले रहे हैं, दैट इज द एम्पलीफायर इन एनालॉग कंप्यूटर। Mostly these analog computer are designed to operate for a specific voltage range, है ना। जो भी ओप एम्प आप ले रहे हैं, इनकी अपनी स्पेसिफिक वोल्टेज रेंज होंगी जिन पे वो वर्क करेगा। जैसे ओल्डर हमारे एम्पलीफायर होते थे, तो वो आपके बने होते थे वैक्यूम ट्यूब से, तो उनकी वैक्यूम ट्यूब में आपको पता है फील्ड ऑपरेटेड डिवाइस है, तो वहाँ पर जो वोल्टेज रेंज थी वो करीब आपकी ±100 वोल्ट के आसपास आपकी निकल आती थी। बट अब आपको देखा है, अब जैसे आप ओप एम्प यूज, उसके बाद अगर ट्रांजिस्टर की भी हम बात करें, तो उसकी जो जनरल रेंज आती है वो ट्रांजिस्टर की 10 की रेंज में आती है। दिस मीन्स this means the range over which the amplifier is designed to work is called the reference voltage। ये इसकी इन सब की क्या हो गई, रेफरेंस वोल्टेज, यानी कि हमारा जो कंप्यूटर है वो इसी वोल्टेज रेंज पे आपका क्या करेगा, वर्क करेगा, है ना। एंड दिस सिंबल इज नोन एज ±V, रेफरेंस वोल्ट हम लोग यूज करते हैं। Thus the voltage we pick to represent the initial condition in figure this one must be such that, जो हमने इनिशियल कंडीशन ले रखी हैं कि हमारी ये रेंज हमारी कुछ ऐसी होनी चाहिए कि जो हमारे एम्पलीफायर की जो रेफरेंस वोल्टेज है उसके अंडर में ये इनकी इनिशियल कंडीशन आ जाए। और सपोज हम ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर यूज कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि ये 10 वोल्ट की रेंज का है, यानी रेफरेंस वोल्टेज ±10 की रेंज में जा सकती है। बट आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इनिशियल कंडीशन आपकी इतनी आ रही है, तो यानी कि हम जो है इसको, हमारा जो एम्पलीफायर है वो क्या हो जाएगा, ओवरलोडेड हो जाएगा अगर हम इस V रेफरेंस की लिमिट से बाहर गए।
तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इन ऑर्डर टू गेट द बेस्ट परफॉर्मेंस फ्रॉम एन एम्पलीफायर एंड यूज इस फुल डायनेमिक रेंज, नेमली दिस इज प्लस वी रेफरेंस टू बी यूटिलाइज्ड। ये तभी यूटिलाइज होगा जब हमारा जो हमारा सिग्नल है जो आपने अप्लाई कर रखा है वो भी इसी रेंज में आपका आए, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, the amplifier will not be overloaded for this unwanted noise signal due to the power supply variation, drift etc. जो हम पहले भी हम लिख रहे हैं, form the large proportion of the amplifier output leading to the unimpressive imprecise answers. Then this voltage, तो अब हम इसे क्या करेंगे, the method of picking the correct voltage is known as the normalized variable technique. यानी कि अब हम क्या करेंगे कि हम इस वोल्टेज लेवल को अपने हिसाब से अपने एम्पलीफायर के अकॉर्डिंग हम इसको क्या कर रहे हैं, नॉर्मलाइज कर रहे हैं। अब क्या करें देखिएगा, इसको ना करके देखिए हम कुछ चेंज यहाँ पे आता है। अभी जो इक्वेशन थी इसे हम थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करते हैं। ये इक्वेशन आपकी निकल के आई थी, आप देख रहे हैं, दिस वन इज d2y अपॉन dt2 प्लस 4y इक्वल टू 0 with initial condition equal to 21.65 and y dot 0 this will be 25। या फिर आप इसको इस इक्वेशन को आप फिर से आप अप्लाई करके देखिएगा, दिस मीन्स v मैक्सिमम कितना आ जाएगा, v मैक्सिमम इज 25 इनिशियल कंडीशन के अकॉर्डिंगली। तो v डॉट मैक्सिमम आप निकालिए, तो ये आपका आ गया 50 एंड v डबल डॉट मैक्सिमम आपका आ जाता है 100। आप देख लीजिए यहाँ से, ठीक है। उसकी मैक्सिमम वैल्यू को हमको निकालना है, जो पहले की इक्वेशन है, द वेरिएबल इक्वेशन इनिशियल कंडीशन। अब हम लोग करते क्या है देखिएगा इस इक्वेशन को कि हम क्या करें कि टू नॉर्मलाइज इक्वेशन जो भी आपकी चल रही थी 1 ही अगर हम हैं, टू नॉर्मलाइज्ड इक्वेशन 1 हम क्या करते हैं कि इनकी जो मैक्सिमम वैल्यू है इससे इसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। तो ये देखिएगा, ये आपका क्या हो गया, d2y अपॉन dt2 प्लस 1/4, सॉरी 4 था इसके साथ, तो 4 आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 25, मैक्सिमम इज दिस वन इज y/25। इस इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इक्वेशन आपकी दिस वन हो गई। अब अगेन मैं क्या कर लूँ, इस 100 से डिवाइड कर दूँ, तो ये इक्वेशन अब आपकी, मैं इसको डबल डॉट के रूप में लिख रही हूँ, अपॉन 100 प्लस अगेन ये 100 है, तो y/25 इक्वल टू 0। या फिर आप कह सकते हैं y डबल डॉट 100 इक्वल टू माइनस y/25। देख रहे हैं। अब यहाँ पे रेंज देखें, इनिशियल कंडीशन आपकी ये थी, अब आपकी क्या होगी, इनिशियल y कन्वर्ट हो गया किस पे, y/25 पे। तो अब आपकी इनिशियल कंडीशन जो 21.65 थी, तो अब ये कितनी हो गई 25, तो ये आपकी हो गई 0.87 के आसपास। इस तरह से y.0 की डिवाइड हो रहा है किसके साथ, दिस वन इज 50, क्योंकि मैक्सिमम आपका 50 है, 50, तो ये पहले आपका आ रहा था कितना 25/50, तो ये आ गया 0.5। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि नाउ दिस इक्वेशन अगर मैं इसको दे दूँ नाम, या इक्वेशन ये दे दीजिए इक्वेशन 2। नाउ दिस इक्वेशन इज इम्प्लीमेंटेड ऑन द एनालॉग कंप्यूटर इन सच अ वे दैट द आउटपुट of every amplifier is in the normalized form। अब ये देख रहे हैं कि V reference अगर if we take the V reference is plus minus 1 वोल्ट, तो ये आपका देख रहे हैं कि ये सारे भी इनिशियल कंडीशन, ये हमारा जो हमारा एम्पलीफायर है वो वर्क करेगा इस रेंज पे, किस रेंज पे,
±1, क्योंकि ये देख रहे हैं आप यहाँ पे कम आ गया। तो इसे अगर हम इसको इम्प्लीमेंटेशन इसको हमें करना है तो ये आप देख लीजिए, डिटेल फॉर्म में आपको नोट्स भेज दूंगी दिस वन। तो यहाँ देखिएगा, यह हमारा फर्स्ट ऑप एम्प है, इंटीग्रेटर है। तो यहाँ देखिएगा यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, दिस इज y डॉट, देख रहे हैं, अपॉन y डबल डॉट अपॉन 100, है ना। अब यहाँ पे हमें कितना चाहिए, दिस विल बी y डॉट अपॉन 50, ये देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इसकी नॉर्मलाइज वैल्यू, क्योंकि इस इक्वेशन में हमने लिखी नहीं है, बट नॉर्मलाइज वैल्यू फॉर y डॉट इज y डॉट डिवाइडेड बाई 50 होगी। तो नॉर्मलाइज वैल्यू इतनी है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आइदर आई मल्टीप्लाइड बाई, क्योंकि गेन इज 2, या तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, या फिर आप इसको लिख सकते हैं इसके रिस्पेक्ट में, दिस विल बी 100 डिवाइडेड बाई 50। तो ये मल्टीप्लाई हो गया, 100 से 100 कट गया, 100 बाई 50। इंटीग्रेटर है विथ साइन माइनस। और इनिशियल कंडीशन आपकी कितनी है, इनिशियल कंडीशन देख रहे हैं आप, ये चेंज हो गई है, दिस वन इज रिफरेंस, हियर वी रेफरेंस इज ±1, दिस इज 0.5, ओके। अगेन आप देखेंगे कि अगेन मैं दूसरा इंटीग्रेटर ले रही हूँ, तो यहाँ पे हमारी नॉर्मलाइज वैल्यू कितनी है, दिस विल बी y, साइन को हम बाद में लगाएंगे, y अपॉन 25। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, किस गेन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दिस विल बी 50 अपॉन 25, 50 अपॉन 25, या 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप पे डिपेंड करता है, ये हम इस पे लिख रहे हैं। अब ये आ गया, ये माइनस था तो ये प्लस आ गया। अब हमारी जो इक्वेशन है ये क्या है, y अपॉन 25। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्केल चेंजर के पास हम जाएंगे, ये क्या कर देगा, -y अपॉन 25, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 अपन है, और इसको मैं क्या कर दूँ, इसके ये अप्लाई हो गया। तो ये देखिएगा कि लास्ट टाइम में आपने देखा था कि आपका जो वी की वैल्यू थी, वी रेफरेंस आपका, अच्छा यहाँ पे भी आप करेंगे, ये कितना था आपका, कहाँ गया हमारा, दिस वन ना, y की इनिशियल कंडीशन आपकी दिस वन है, तो ये आपका आ गया, दिस विल बी y, दिस वन इज, यहाँ पे लिख लीजिएगा 0.87 वी रेफरेंस, ये देखिएगा, ठीक है। तो ये आपकी नॉर्मलाइज फॉर्म आ गई। The reason we normalize all the variables and insisted that the output of our amplifier to be normalized form is due to the fact that the range of variation of all normalized variables is known to be a ±1 volt. If in the case of V reference to represent ±1 in the computer, then the dynamic range of all amplifier will be utilized and no amplifier will overloaded, okay. तो ये आपका एक जनरल इंटरप्रिटेशन हमारा आ गया, ठीक है। इसके बाद हम